हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूं, या मैं ये कहूं कि मुझे आप लोगों की भी हेल्प चाहिए। हो सकता है आप लोग भी मुझे हेल्प कर सकें। ये जो इशू मेरे सामने आ रहा है, प्रॉब्लम ये है गाइस, मुझे लगता है कि जब हम लोग एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है, जो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, मुझे लगता है वो है इन बच्चों का बिहेवियरल इश्यूज़, या इन बच्चों को ये सिखा पाना कि कौन सा राइट बिहेवियर है और कौन सा रॉन्ग बिहेवियर है। तो कई बार तो कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि मतलब इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि सोच ही नहीं पाते हैं कि मतलब किस तरह से अपने बच्चों को टैकल करें जब भी वो रॉन्ग बिहेवियर करते हैं। ज़्यादातर हमारा ध्यान जो होता है वो सेंसरी इश्यूज़ पे होता है, इनकी स्पीच पे हमारा ज़्यादा ध्यान होता है, या स्कूलिंग या एकेडमिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है। लेकिन जब भी ये रॉन्ग बिहेवियर करते हैं तो हम ज़्यादातर इरिटेट होते हैं, खुद भी स्ट्रेस में आते हैं, या बच्चे को कई बार मारते भी हैं। लेकिन सही बात है, ये नहीं सोच पाते हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोग, कौन सी टेक्निक ऐसा हम लोग यूज़ करें, कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल यूज़ करें कि जिसको यूज़ करके हम अपने बच्चे में जो भी रॉन्ग बिहेवियर जो वो कर रहा है उसको हम लोग टैकल कर सकें। तो सही बात है, इसके लिए एक सही अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बहुत डिस्कस किया है इस बारे में। तो एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ अपने बच्चे के केस में, वो क्या कि ये जो रॉन्ग बिहेवियर होता है गाइस, ये भी कभी ख़त्म नहीं होता है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा इस फील्ड में काम किया है। मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चे को पूरी तरह से समझ चुकी हूँ, बट नहीं, अभी भी रॉन्ग बिहेवियर करता है। मतलब उनका जो है, आप बोल सकते हो कि रूप चेंज हो जाता है। हर कुछ दिनों में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्टॉप कभी नहीं होता है। या मैं ये बोलूं कि ये नया स्टार्ट होता है क्योंकि वो जो नया रॉन्ग बिहेवियर कर रहा है वो उसको समझ में नहीं आता है कि वो रॉन्ग है, शायद इसलिए कर रहा होगा। और मुझे लगता है ऐसा होना पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी समझना बाकी हैं। तो पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में। अर्नब ने एग्ज़ाम अच्छे से लिखे, उसने बीच में कुछ प्रॉब्लम भी किया था स्कूल में जाके, ईवीएस के एग्ज़ाम में किया था। एक्चुअली ईवीएस का जो है उसको मैंने इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं करवाया था, टाइम भी नहीं था, तो उसने सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप ही उसमें कंप्लीट किया, बाकी के तीनों एग्ज़ाम बहुत अच्छे किए उसने। तो उस दिन मुझे मैडम ने बोला था कि आज वो थोड़ा सा नॉटी था, बट मैनेजेबल था, कि मैंने मैनेज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हालांकि मैंने उनसे डीपली जानने की कोशिश की कि कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, बट उन्होंने बोला नहीं, मैंने उसे मैनेज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ से ये भी डाउट हो रहा है कि मे बी स्कूल में जाके वो फिर से प्रॉब्लम करे, उस बात के लिए भी मुझे रेडी रहना पड़ेगा। और हो सकता है, अर्नब मैंने पहले भी बोला था कि आपको हाइपर एक्टिव है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आज क्या प्रॉब्लम उसने किया है। मैं पिछले दिनों से क्या देख रही हूँ ग्राउंड में गाइस, एक बार मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था कि अर्नब क्या कर रहा है, लोग दूसरे बच्चों को बोलता है कि हेलो करना है, हेलो करना है, उसके बाद वो ज़ोर से हैंड को प्रेस करता है, दूसरे बच्चे को पेन होती है उसमें, वो समझ नहीं पा रहा है। वो उस टाइम पे भी मैंने उसको बार बार रोकने की कोशिश की, तो कुछ दिनों के बाद उसमें वो इशू जो था ना वो थोड़ा कम हो गया। अब कभी कभार करता है वो, तब जस्ट वो मेरे बोलने से ही समझ गया। अब मुझे भी पता है कि जब भी वो हेलो करने के लिए बोलता है, इसका मतलब उसको हैंड प्रेस करना है, तो पहले ही दूसरे बच्चे को बोल देती हूँ कि मत बेटा आप हेलो मत करो, वो हैंड प्रेस करेगा। पहले मैं उसे बोल रही थी, अब मैं दूसरे बच्चों को सीधा बोल देती हूँ। तो बच्चा सामने से हेलो करता ही नहीं है, तो उसको भी वो इनपुट मिलता ही नहीं है, तो धीरे धीरे वो मेमोरी से चीज़ गायब होने लगी है अभी। तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा उसको। अब क्या इशू हो रहा है, पिछले 2 हफ्ते से मैं इसको बोल रही हूँ कि तुम साइकिल मत गिराओ, पता नहीं वो यूट्यूब से देख के कर रहा है या क्या कर रहा है। उसको क्या करना है ना, बार बार जानबूझ के वो साइकिल गिरा रहा है नीचे, अपना सेफ्टी रखता है लेकिन बार बार साइकिल गिरा रहा है। बीच में साइकिल उसने तोड़ दी, मैं 2 बार साइकिल वाले के पास जाके मैंने साइकिल ठीक कराया। उसको मैं रोज़ बोल रही हूँ, घर से भी बोल रही हूँ, वो नहीं समझ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ।
तो पास्ट में भी मैंने ऐसे इशू हैंडल किए हैं। जब अर्नब छोटा था उसका मैंने एक वीडियो बनाया है कि अर्ली चाइल्डहुड में उसका बिहेवियर कैसा था, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। कुछ पता नहीं लगता था कि दूसरे बच्चे को धक्का लग रहा है, दूसरे बच्चा गिर जाएगा, उसको पेन होगी, कुछ पता नहीं चलता था उसको। वो मैंने वीडियो बनाया है। तब मैं कैसे हैंडल करती थी उस टाइम, जैसे मैं हैंडल करती थी आज भी मैंने इस इशू को वैसे ही हैंडल किया। उस टाइम पे भी मैं इमीडिएटली उसको जस्ट दिमाग में शॉक देने के लिए, उसको रियलाइज़ करवाने के लिए कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत था। क्योंकि आज भी अर्नब को कई बार मैं बोलती हूँ तो वो मुझे हल्के में ले लेता है। तो मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ रोज़ ही तो बोलती है तो क्या कर लेगी ऐसा। हालांकि मैं एक्सट्रीम पोजीशन तक ट्राई करती हूँ कि अर्नब मेरे बोलने पे ही समझ जाए, और मैंने पूरे 2 हफ्ते वेट किया कि वो समझ आए, लेकिन वो नहीं समझ रहा है। कल भी मैंने उसको अच्छे से डांटा, पार्क में नहीं समझा। आज मैं उसको सीधा जिस टाइम उसने साइकिल गिराया उसी टाइम पे मैं उसको घर लेके आ गई। उसको पता चल गया कि आज कुछ होने वाला है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं उसको मारूं या मैं कुछ और करूं। मारने से क्या होता है? मारने से क्या होता है, जब भी हम बच्चे को मारते हैं वो थोड़ी देर के लिए रोता है, बहुत बुरी तरह से रोता है, ठीक है, रोता है, उसके बाद उसके दिमाग में से वो बात निकल जाती है, भूल जाता है कि किस लिए मार पड़ी थी, कुछ पता नहीं चलता है, भूल जाता है बच्चा। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, हम लोगों को गिल्ट आता है कि हमने बच्चे को मारा। हम दूर नहीं रह पाते हैं, 10-15 मिनट के बाद हम भी हग कर लेते हैं, प्यार करने लग जाते हैं, और वो कुछ दिमाग में कोई मैसेज नहीं जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, पहले भी मैं ऐसे ही करती थी। उसको मैंने चुपचाप एक कमरे में बिठा दिया और लाइट ऑफ कर दिया। मुझे पता है उसको अंधेरे से डर लगता है। तो वो पहले तो चिल्लाता था, अब चिल्लाता नहीं, अभी चुपचाप ऐसे हैंड रखेगा आइस पे और बैठा रहेगा 10-15 मिनट। तो उसको क्या जाता है ना, दिमाग में एक शौक जाता है कि आज जो मुझे ये पनिशमेंट मिली है ये किस चीज़ के लिए मिली है। तो अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो 1-2 घंटे हो चुके हैं, उसने मुँह से एक वर्ड नहीं बोला। उसको पता है कि मम्मी गुस्सा है। उसने बीच में मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे रिस्पांस नहीं दिया। वो चुपचाप बैठा है अभी भी, हालांकि इस वक्त वो खेलता है, उछलता है, वर्बल स्ट्रीमिंग भी करता है थोड़ी बहुत। उसने कुछ नहीं बोला। ये अभी का हाल है। और जब मैं पहले करती थी, जब वो छोटा था, तब जब वो ऐसी डिस्ट्रक्टिव हरकतें करता था, जब मैं उसको घर में लेके जाती थी तो थोड़ी देर के लिए वो चुप हो जाता था, लेकिन फिर उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता था। तो ये धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो उसने रियलाइज़ करना शुरू की। उस टाइम पे तो क्या होता था कि एक बार मैं घर में लेके जा रही हूँ, 10-15 मिनट उसको मैंने कमरे में बिठाया, फिर मैं उसको फिर से ग्राउंड में लेके जाती थी। तो कई बार तो ऐसा होता था कि ग्राउंड में जाके वो फिर से वही रिपीट कर देता था। तो शुरू में तो ऐसा होता था, अर्नब को टाइम लगा कि ये जो होता है ये मुझे पनिशमेंट मिल रही है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे काम करने लगी। उसके बाद वो लगातार 1-2 घंटे उसी मोड में रहता है। अभी वो उसी मोड में है, इसका मतलब उसके दिमाग में वो बात है कि आज मैंने क्या किया था और आज मुझे क्यों, किस चीज़ की पनिशमेंट मिली। इसके लिए बच्चे को आपको बार बार पूछना है, बार बार बोलना है। मैं उसको हर 10-15 मिनट के बाद गुस्से से पूछती रहती हूँ कि क्या किया ग्राउंड में, क्या किया ग्राउंड में। मैं आपको हो सकता है इसके पीछे एक क्लिप भी ऐड करूँ। वो बार बार आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। जब मैं रिपीट करती रहती हूँ तो अर्नब को फिर से वही, फिर 10-15 मिनट के बाद उसको फिर से कमरे में बिठाने का ज़रूरत नहीं है। 10-15 मिनट के बाद अगर मैं फिर से उसको बार बार बीच में पूछती रहती हूँ तो उसको वो रियलाइज़ होता रहता था कि हाँ आज मुझे पनिशमेंट भी मिली थी, आज मुझे पनिशमेंट भी मिली थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही करो कि हाँ एक कमरे में बैठा के उसको अंधेरे से डर लगता तो आप कुछ और करो, जो मर्जी करो, लेकिन 10-15 मिनट का ऐसा कुछ प्रोटोकॉल होना चाहिए जिससे कि बच्चे के दिमाग में ये मैसेज आए। प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, इतने ज़्यादा हाइपर होते हैं, इनको टाइम ही नहीं होता है रियलाइज़ करने का कि उन्होंने क्या गलत किया है। और मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि हाइपर एक्टिव जब बच्चे होते हैं तो हम पेरेंट्स जो हैं वो अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं और कई बार हम लोग मार धाड़ देते हैं और बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये नहीं करना है। हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा यूज़ करो कि जिससे कि 15-20 मिनट उनके दिमाग में वो चीज़ रहे, वो एक जगह बैठ जाएं। बैठना ज़रूरी है। उसके बाद अगर कुछ रॉन्ग बिहेवियर किया है तो उनको एक जगह पे बैठना ज़रूरी है और वहाँ पे आपका बोलना ज़रूरी है, बार बार रियलाइज़ कराना ज़रूरी है। अब क्या होता है, अब जब भी वो कुछ रॉन्ग बिहेवियर शुरू होता है ना कहीं मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है। और होता क्या है
जब वो किसी सेंसरी इश्यूज़ की वजह से बिहेवियर दिखाता है ना, तब जब मैं उसको डांटती हूँ ना, तो वो एग्रेशन दिखाता है आगे से, या कई बार मुझे हिट भी कर देता है पीछे से आके। लेकिन जब भी उसका ये जो बिहेवियरल इश्यूज़ होता है, वो जो अपने जस्ट अपने फ़न के लिए करता है, अपने मज़े के लिए करता है, तब जब मैं उसको डांटती हूँ गाइस, या कुछ करती हूँ जैसे कमरे में बिठाया, तब उसका मुझे वो एग्रेशन वाला बिहेवियर नहीं देखने को मिलता है अभी। इसका मतलब ये हुआ कि वो अंदर से रियलाइज़ करता है कि जो मैंने किया वो गलत किया, और मम्मी पिछले 1-2 हफ्ते से मुझे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ही मम्मी को लाइट ले रहा था, मैं ही नहीं समझ रहा था। तो ये टाइम देना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एकदम से रॉन्ग बिहेवियर किया और आप एकदम से रिएक्ट करो, नहीं, पहले उनको फुल मौका देना है कि वो जस्ट बोलने से ही समझ जाएं। ये हैबिट नहीं डालनी है कि बार बार हमको कुछ शॉक देने का ज़रूरत पड़े इन लोगों को। तो मैं पूरा एक्सट्रीम कोशिश करती हूँ। जब मुझे दिख जाता है कि अब मैं इसको कितना मर्जी बोल लूँ, ये लाइटली ही लेने वाला है मुझे, उसके बाद मुझे ये स्टेप उठाना पड़ता है। बहुत रेयर होता है, रोज़ नहीं करना पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें अब वो बोल के भी समझ जाता है, बोल के भी रुक जाता है उन चीज़ों में। पर कई बार क्या होता है ना, कुछ एडिक्शन वाला बिहेवियर आ जाता है, ये यूट्यूब से देख के वो कर रहा है, तो वो खुद पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब मुझे पता है कल जब वो करेगा ना, तो उसको मैं एक बार रिमाइंड दिलाऊंगी कि कल तुम अंधेरे में बैठे थे ना। वो अपने आप को, अब भी ये चीज़ स्टॉप नहीं होगी, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करेगा। अब वो प्रोसेस शुरू करेगा अपने आप को कंट्रोल करने की। इससे पहले वो खुद ही कंट्रोल नहीं कर रहा था अपने आप को। तो मुझे लगता है कि ये जो राइट और रॉन्ग बिहेवियर वाली फील्ड है ना, इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसके ऊपर फोकस करते हो ना, तो बच्चे के साथ आपका जो इंटरेक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मैं देखती हूँ अर्नब को कि अभी इतना चेंज है कि उसको पता है मैंने गलती की है। उसके 1-2 घंटे तक वो उसी मोड में रहता है जिस तरह से वो नॉर्मल किड्स रहते हैं कि हाँ हमने गलती की है, हमको चुपचाप बैठना है। अब वो तब तक अपने नॉर्मल मोड में नहीं आएगा जब तक कि मैं खुद अप्रोच नहीं करूँगी, उससे हंस के बात नहीं करूँगी। बहुत सारी चीज़ें उसने खुद इनिशिएट की हैं इसमें। अब बहुत सारे उसको मतलब अजीब लगता है जब वो अभी क्या होता है, मैं अपने हस्बैंड को भी समझा देती हूँ कि आज उसने गड़बड़ की है और आपको उससे बात नहीं करनी है, आपको भी सेम ही चीज़ बोलनी है कि आपने आज ये किया था ना, तो आपको भी उसे अटेंशन नहीं देनी है। तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, घर में एक शांति सा माहौल हम लोग क्रिएट कर देते हैं। उसके लिए जानबूझ के हम लोग ये क्रिएट करते हैं कि तुम्हारी वजह से आज जो तुमने रॉन्ग बिहेवियर किया है, उसकी वजह से हम दोनों को ही ये चीज़ बुरी लगी है और तुमको ये चीज़ सुधारनी पड़ेगी। हम स्ट्रिक्टली हस्बैंड वाइफ इस चीज़ को फॉलो करते हैं। 1-2 घंटे तक हम लोग बिल्कुल भी आपस में भी हंसी में बात नहीं करते हैं। क्यों होता क्या है, जब हम दोनों भी एक दूसरे से हंस के बात करने लग जाते हैं ना, तो वो भी नॉर्मल होने लग जाता है, जब जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी मोड में रहे ताकि दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आए। तो एक तो ये चीज़ करनी है। ये चीज़ मैंने कहाँ से स्टार्ट की थी गाइस, आज तो चलो 9 ईयर्स का है। ये चीज़ तब स्टार्ट की थी 3-4 ईयर्स का था, तब जब कुछ समझ में नहीं आता था। आप चाहे मार लो चाहे बोल लो, इनफैक्ट तब भी मैं उसको अंधेरे में बिठाने की कोशिश करती थी, तो तब भी उसे समझ में नहीं आता था। 10-15 मिनट वो ऐसे अंधेरे में बैठेगा, डर के बैठेगा। जैसे ही मैं लाइट ऑन करूँगी कि ना हंस, और फिर उसके बाद वो हंस के जंप करके फिर बाहर। तो ये चीज़ धीरे 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 काम की। मेरे बोलने का एक ही मतलब है कि एक आप प्रोटोकॉल बनाओ कि जब बच्चा रॉन्ग बिहेवियर करता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। फिर वही चीज़ आपको बार बार फॉलो करनी है, बार बार फॉलो करनी है। इससे क्या हो जाता है, बच्चे को समझने में आसानी हो जाती है कि जब भी मुझे ये पनिशमेंट मिलती है, इसका मतलब वो वाली चीज़ रॉन्ग है और उसको मुझे स्टॉप करना है। तो एक हैबिट बनाना है बच्चे के लिए। मतलब बच्चे जो है वो बोल के नहीं समझ पा रहे हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है। वो बोल के नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उनके लिए एक प्रोटोकॉल रखेंगे। एक ऐसा प्रोटोकॉल रखेंगे कि जब भी रॉन्ग बिहेवियर होता है तो हम उस प्रोटोकॉल को दोहराएंगे और बच्चा धीरे 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 उस चीज़ को समझ जाएगा। तो कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आज मेरा बच्चा 4 साल का है, 3 साल का है, अब मैं कैसे ये शुरू करूं, मेरा बच्चा तो इस चीज़ को समझेगा ही नहीं। हर चीज़ के लिए ट्राई करना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए ट्राई करना पड़ेगा। कितने साल हो गए अर्नब को, अर्नब रिसेंटली 2-3 ईयर से ये थोड़ा सा समझने लग गया कि हाँ, पनिशमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है।
और मारना बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। मारने से क्या होता है, हम खुद तो अपने आप को गिल्टी समझते हैं, ऊपर से इनका जो एग्रेशन का बिहेवियर है ना वो बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी नोटिस की है कि मारने के बजाय जब भी हम कुछ ऐसा शॉक देने वाला प्रोटोकॉल रखते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करती है इन बच्चों के केस में। उससे होता क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, मैंने भी नोटिस किया है, आप लोग भी नोटिस करोगे, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उन्होंने भी नोटिस किया होगा, एग्रेशन एंग्जाइटी बढ़ती ही है, क्योंकि उनको वो सब नहीं मिलता है जो एक नॉर्मल किड्स को मिलता है। फ्रेंडशिप बहुत टफ हो जाती है और अपने आप को मतलब एज के साथ कैसे इंगेज करें, कुछ टाइम के बाद हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि अब कैसे इंगेज करें। मेरे लिए भी ये चैलेंज है। अभी तो वो ग्राउंड में जाता है, स्लाइड में अपना टाइम या फ्रेंड्स के बीच में अपना टाइम गुजारता है, कुछ भी करता है। आगे भी चैलेंज है कि आगे मैं क्या करूँगी उसको इंगेज करने के लिए, जिससे कि उसका एंग्जाइटी लेवल ना बढ़े। बहुत सारी चीज़ें हैं। और इनफैक्ट अभी मुझे रिसेंटली एक लेडी मिली थी स्कूल में, उनका बच्चा भी स्पेशल है, तो मुझे रिसेंटली मिली तो मुझे बोलने लगी कि अभी मैं देख रही हूँ कि वो 13 साल का हो गया है और अभी उसका एग्रेशन का लेवल भी बढ़ रहा है। तो स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें हम लोगों को कंट्रोल में रखनी पड़ेंगी कि ये जो एग्रेशन है या मेल्टडाउन है या जो रॉन्ग बिहेवियर है, इनको हम इस तरह से हैंडल करें कि बच्चे का एग्रेशन जो है वो मल्टीपल ना हो, वो ज़्यादा ना बढ़े। तो आई होप कि आप समझ सके होंगे गाइस। मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि जितना जल्दी आप इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो राइट। एंड एक और चीज़ मुझे बोलनी है, ओके मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करती हूँ। सो थैंक यू फॉर टुडे। एंड आप लोग भी थोड़ा शेयर कीजिए गाइस, अगर आप लोगों के बीच में भी रॉन्ग बिहेवियर आते हैं, आप कैसे उनको टैकल करते हो। प्लीज़ अगर आप गाइड कर सकते हैं तो आप भी प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मैं भी वो चीज़ करने की कोशिश करूँगी। हो सकता है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, मेरे बच्चे से ज़्यादा बड़े हैं, वो कैसे हैंडल कर रहे हैं अपने बच्चों को। तो अगर आप भी कुछ सजेशन दे सकते हैं तो प्लीज़ आप भी मुझे सजेशन दें कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अडोलसेंस में एज में पहुँच रहे हैं, आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हो। तो प्लीज़ आप मुझे भी हेल्प कीजिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर टुडे।